तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है? सीसीपीज़ के बारे में, ठीक है? क्या कह रहे हो? चलिए, सो एमएमसी फेज़ 1 सीसीपीज़, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूँ, जो भी मैं इसके बाद बताऊँगा दैट इज़ इन द 99% ठीक है? तो ये है आपके 1% याद रखना, जब भी मैं 1% का नाम बोलूँगा, एंटायर 100 डेज़ में आज आपका डे 2 है, ठीक है? तो 1% अगर मैं बोलता हूँ, तो आपको ये चीज़ें रिमेंबर करनी है, ठीक है? दिमाग में हमेशा ये रहनी चाहिए। सो सीसीपीज़ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओके? तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ नया बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि कैंडल की जो बॉडी है या जो शेप है, वो किस तरीके से क्रिएट होती है। ये हर एसिड के प्राइस के हिसाब से होता है, ठीक है? जिसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, उसमें उतने ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं, अच्छे कैंडल्स बनते हैं। सो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे 1 सीपी मॉड्यूल के बारे में, कि किस तरीके से पहले एक कैंडल बनती है। तो अगर आपने ये सीख लिया कि एक कैंडल कैसे बनती है, आप ये समझ जाओगे कि सारी कैंडल कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसमें डीप रिसर्च में चलते हैं, ओके? जस्ट लिटिल डीप रिसर्च। लाइक जैसे मान लीजिए हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, बीटीसी, ठीक है? तो ये जो बिटकॉइन है, इसका जो प्राइस है, वो अभी कितना चल रहा है? मान लो 75, ठीक है? मान लो इसका प्राइस चल रहा है 75। तो जैसे ही 75 अभी टाइम कितना चल रहा है? दिस इज़ द प्राइस। अभी टाइम मान लीजिए अभी चल रहा है 9 बजकर 10 मिनट। दिस इज़ द टाइम, ओके? और अभी मैं आपसे बोलूँ कि अभी जो इसके अंदर करंट वॉल्यूम है, यानी कि कितने लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अभी करंट में मान लीजिए यहाँ पर टोटल 10 बीटीसी बाय या सेल हुए। जस्ट मैं 10 यहाँ पर बाय या सेल की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अभी बताऊँगा इसका मतलब क्या होगा। इस दुनिया में 3 तरीके से एनालिसिस की जाती है। ये तीनों मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है? इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन या प्राइस एनालिसिस। टाइम इसको बोलते हैं हम लोग रेंज एनालिसिस। ध्यान से सुनना मैं जो क्या कह रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड रेंज एनालिसिस। और ये जो है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हर किसी का अपना एक अलग तरीका है मार्केट को सॉल्व करने का। मैं बेसिकली इन फर्स्ट 2 को यूज़ करता हूँ, इसको नहीं करता हूँ। ये जो लास्ट है, ये आता है आपका प्रोफाइलिंग के अंदर। यू नो व्हाट इज़ प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप वॉल्यूम को सेपरेट करते हो टाइम के बेसिस पे। मतलब जैसे अगर प्राइस अभी जैसे मान लो इतना है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो वो वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। प्राइस तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। प्राइस तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। एकदम से जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्राइस भी एकदम से बढ़ता है। तो ये इनके बीच में नंबर्स होते हैं कि कितने यूनिट्स में पर्टिकुलर एसेट या बीटीसी यहाँ बोल लो, बीटीसी जो है वो खरीदा गया है। इस तरीके से उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट खरीदी है, यहाँ 2 यूनिट खरीदी है या 6 यूनिट खरीदी है। तो इस तरीके दिखता है कि अब यहाँ दिखता है फिर से यहाँ 2 यूनिट खरीदी है, मान लीजिए। अब फिर अगली बार क्या होता है 4 यूनिट बेच दिए, माइनस कर दिए। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल है बट आज के ज़माने में इनको हम लोग फुटप्रिंट्स के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। फुटप्रिंट्स जैसे हम चलते हैं किसी भी जगह पर और अगर हमारे पैर गीले हो जाए और हम किसी ड्राई जगह पर चलते हैं, तो वहाँ पर हमारे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। सेम चीज़ कैंडल करती है, जहाँ भी चलती है तो वो कई तरीके से अपने अवशेष छोड़ती है। वो प्राइस भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम फुटप्रिंट्स की बात करें। यहाँ पर हम लोग टाइम फुटप्रिंट्स भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ प्राइस फुटप्रिंट्स भी बोल सकते हैं। और जब हम इन पुराने फुटप्रिंट्स को मैच करते हैं, देन वी क्रिएट ए स्ट्रक्चर, देन वी क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर और उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग पैटर्न्स में फाइंड आउट करते हैं और जब ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जब इन दोनों का इस्तेमाल ना करके जस्ट उसके साइज़ के बेसिस पे चीज़ की जाए, तो हम उसे बोलते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। समझ आया?
गॉट इट? सबसे पहले ये समझो कि कितने तरीके के एनालिसिस होते हैं। एमएमसी फेज 22 तक मैंने सिर्फ ये 2 ही बताए हैं, 24 तक। इसके आगे का जो एरिया है ना वो वॉल्यूम फुटप्रिंट्स के अंदर आता है। वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने उसको मैं भी कम यूज़ करता हूँ, ठीक है? गॉट इट? सो यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि अगर हम उसको फाइंड आउट करें इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वन ऑफ द बेस्ट वे जो मुझे लगता है। टेक्निकल एनालिसिस को करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, रिपिटिशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, एक बार देख लेना, बट मेरा यहाँ पर सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? गॉट इट? देखो जो मैं बता रहा हूँ ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये लिख के ले लो मुझसे। पूरा यूट्यूब छान लो, पूरा गूगल छान लो, बुक्स एआई से भी पूछ लो, इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, ये सिस्टमैटिक तरीका नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा अगर आप फ़ोकस करोगे देन यू विल फाइंड एवरीथिंग, ठीक है? समय आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत है, पहले मैं ये बता दूँ। तो जो सीरियस नहीं ले रहा है इट्स ओके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ समय आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। सॉरी, मतलब मैं आराम से पढ़ा के उठूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, अच्छी नींद लूँगा, दैट्स इट। वैसे भी मैं खा चुका हूँ, मैं सीधे चॉकलेट खाऊँगा। तो रिपिटिशन, और इसी के बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हम एक कैंडल के कई तरीके के उसके भाव पढ़ सकते हैं इनके बेसिस पे। ये हर चीज़ आपको कैंडल के अंदर नज़र आ जाएगी। आपको इन सब चीज़ों के लिए किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडल्स आर द इंडिकेटर, ठीक है? कैंडल्स आर द इंडिकेटर। पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आपको प्राइस एक्शन पता करना है, प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है, सो यू नीड कैंडल मूवमेंट। अगर आपको टाइम पता करना है, सो यू नीड कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपको वॉल्यूम पता करना है, यू नीड कैंडल बॉडी। एवरीथिंग इज़ इन द कैंडल। तो इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। गॉट इट? तो यहाँ पर रिपिटेशन के बेसिस पे सारी चीज़ें की जाती हैं। नाउ इन द सीसीपीज़ कैंडल्स किस तरीके से बनती है? जैसे ही आपका टाइम आता है, किसी भी टाइम फ्रेम के कैंडल की क्लोज़ होने का, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अभी 5 मिनट की कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ। सो व्हाट वी थिंक कि 5 मिनट की कैंडल जैसे ओपन होती है, तो एक टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे ही क्लोज़ होती है, उसका एक टाइमर शुरू हो जाता है। अब वो टाइमर बढ़ता रहता है, अब उसके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट तक उसे जो भी मूवमेंट करनी है, वो हमें कैंडल्स के अंदर दिख जाएगी एंड उसके बाद हम लोग ध्यान से सुनना मैंने, जैसे ही 5 मिनट के बाद अगली कैंडल ओपन होगी, तो उसके 5 मिनट होंगे। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ होती है, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है इसको ऑब्ज़र्व करने का। इसके बीच में जो ये एक पाथ है, जो ये टाइम है, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, इसके बीच में रिएक्ट करने वाला एक इम्पेशेंट ट्रेडर माना जाता है। ये 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, 1 डे हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इन दोनों के बीच का जो समय है, उसमें जो भी रिएक्ट करता है, द पर्सन इज़ कॉल्ड द इम्पेशंस। तो पेशेंस बस इन दोनों के बीच में लाना है। हमेशा क्लोजिंग के बाद रिएक्ट करना होता है और क्लोजिंग तक ऑब्ज़र्व करना होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऑलवेज़ यूज़ द लार्जर टाइम फ्रेम, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन टाइम बहुत हो जाता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतना ऑब्ज़र्व करने के लिए कम समय मिलेगा, ठीक है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग है, तो अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे, उतना ज़्यादा आप ईज़िली ऑब्ज़र्व कर पाओगे, आपको चीज़ें डिटेलिंग दिखाई देगी। तो जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट के बाद जैसे अगली कैंडल बनती है, तो हो सकता है वो ऊपर जाए। ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉजिटिव वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉजिटिव वॉल्यूम, और अगर वो नीचे जाती है, सो वी हैव ए ड्रेन्ड वॉल्यूम या ड्रेनिंग वॉल्यूम, ठीक है? तो लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका साइज़ बढ़ता रहेगा। इसका साइज़ हमारा बढ़ता रहेगा। मान लीजिए वो बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, इस तरीके से। तो उसका साइज़ बढ़ता रहेगा। और ये जो एरिया है, ठीक है? ये जो एरिया बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। दिस इज़ कॉल्ड, ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। दिस इज़ कॉल्ड होल्डिंग वॉल्यूम। ये कैंडल की बॉडी का पार्ट होता है। इसको हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। अभी ये चल रही है, तो मैं इसको होल्डिंग वॉल्यूम बोलूँगा। जैसे ही ये टाइम बढ़ता रहता है, तो हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे हो जाए, मतलब कैंडल एकदम से नीचे हो रही है। तो जैसे ही कैंडल यहाँ से नीचे हो रही है, तो इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है, वो भी कम हो रहा है। और जब ये कम हो जाता है, तो ऊपर ये अपना एक प्रिंट छोड़ती है। दिस इज़ कॉल्ड ए विक प्रिंट, जिसे हम लोग फुट प्रिंट भी कहते हैं। आसान भाषा में विक, ओके? असली फुटप्रिंट ये होता है। ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। ये जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा उसके पास वापस जाएँगे। ध्यान से सुनो, रिवर्स। तो अब ये जैसे ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है, 5 मिनट हो गए, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल आएगी। आप अपने चार्ट का कलर कैसा भी कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट में ग्रीन अगर यूज़ करोगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो अब ये जो फुटप्रिंट है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, आई थिंक। जैसे ही नीचे आया, तो जो आपका होल्डिंग वॉल्यूम है, ये कम हो गया। अब इसको आप होल्डिंग नहीं बोलोगे, जैसे ही कैंडल क्लोज़, दिस इज़ कॉल्ड होल्डेड वॉल्यूम।
ठीक है? अब ये होल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में एक चीज़ समझ में आती है कि यार ये कैंडल कैसी हो गई है? पहले एकदम से उठी, फिर छोटी हो गई, अब हम क्या करें? ठीक है? तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड कैंडल। और अभी जो ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आप इसे इन्वर्टेड कैंडल बोलो बस, हैमर की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आगे जाके कलर आपके लिए कोई मैटर नहीं करेंगे, शेप मैटर करेगी। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है। अगर वो कम हुआ है तो इसका मतलब उसके ज़्यादा फुटप्रिंट्स है, उसकी ज़्यादा बड़ी विक है। तो मार्केट दोबारा से इसके विक को फिल करने के लिए आती है, अपने बचे हुए होल्डिंग वॉल्यूम को लेने आती है। लेकिन वो कब आएगी, ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है? वो किसी को नहीं पता। तो हम लोग उसके लिए थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा कैंडल का यूज़ करते हैं या फिर इसकी जगह को यूज़ करते हैं या फिर टाइमिंग को यूज़ करते हैं कि वो अगला वॉल्यूम फिल करने कब आएगी। ये जो बचा हुआ अब यहाँ कहानी विक की नहीं है, यहाँ कहानी अपने होल्डिंग वॉल्यूम को वापस लाने की है। तो यहाँ पर थर्ड तरीका जो है वो यूज़ हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए मार्केट आ रही है। तो यहाँ नीड है वॉल्यूम की। ये वाला एरिया यूज़ हो रहा है। तो ये वाला एरिया यूज़ होगा तो वो किस टाइम पे आ सकती है, किस प्राइस पे आ सकती है, ये मैटर करता है। ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पे है, जिसमें कोई ऐसी न्यूज़ है, जिससे हमें लगता है कि ये ऊपर जा सकती है। इट मीन्स टाइम के बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे न्यूज़ आना, सीपीआई आना, पीपीआई आना, ठीक है? स्पीकर इवेंट्स आना, ब्रोकरेज आना मतलब ब्रोकर ओपनिंग्स आना, क्लोजिंग्स आना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का एक समय पे अलाइन करना। प्राइस कब आता है? प्राइस अलग है। प्राइस आता है जब स्ट्रक्चर बनता है। इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, देन वी रिलाई ऑन टाइमिंग। जब टाइमिंग नहीं होती, देन वी रिलाई ऑन स्ट्रक्चर। इस तरीके से एनालिसिस चलते हैं। ऐसे ही मैंने रेंज एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस क्रिएट किया था। इन दोनों का मतलब ये है, ठीक है? तो जैसे अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि भई हम रेंज कब यूज़ करेंगे? प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चरल एनालिसिस कब यूज़ करेंगे? रिपिटेशन कब यूज़ करेंगे? ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये इन्वर्टेड कैंडल होती है। प्राइसेज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं अभी बता दूँ आपको। सारा खेल टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है, ठीक है? टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है, प्राइस का कोई मतलब नहीं। अच्छे फसल को कीड़े ही खाते हैं, जैसे कहते हैं ना। वही सेम चीज़ है यहाँ भी। तो इस तरीके से हमारे पास तब होता है जब हमारे पास जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग होती है, ओपनिंग होते ही मार्केट में एकदम से सेलिंग आती है और सेलिंग आते ही नीचे जाती है, फिर वो दोबारा से ऊपर आ जाती है। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए नॉर्मल हैमर टाइप स्ट्रक्चर। तो जिसे हम लोग हैमर टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कलर आपका रेड, ग्रीन दोनों देखो ये मैं दोनों कलर बताया था आपको ये रहे कि ये रेड भी हो सकता है, ठीक है? और ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। सेम ये आपका रेड भी हो सकता है, ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर से इतना मतलब कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मानो अभी फिलहाल के लिए। बेशक ग्रीन ऊपर जाता है, रेड अंदर ही रहता है, बट इससे कोई इतना फ़र्क नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर भी होल्डिंग वॉल्यूम आपका ये है, ये होल्डिंग वॉल्यूम है, ये आपका फुटप्रिंट है यानी कि विक है। ओके। देखो अब होता क्या है ना कि हर तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग-अलग नाम दिए गए हैं। तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग नाम दिए गए। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूँगा तो उसमें फुटप्रिंट बोलते हैं विक को। प्राइस की बात करूँगा तो उसमें फुटप्रिंट को बोलते हैं विक। टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें फेक मूव कहते हैं, कि इस समय पे फेक मूव आया था, इस तरीके से। जिसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है जो यूज़ करेंगे हम लोग, दिस इज़ कॉल्ड ए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी भी नहीं होता, लिक्विडिटी ये होता है। दिस इज़ कॉल्ड द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बस एक पॉइंट होता है जहाँ तक मार्केट आती है एंड देन वापस चली जाती है। तो वो एरिया है जिसके ज़रिए होल्डिंग वॉल्यूम से उस लिक्विडिटी को फिल किया जाता है। ठीक है? सो ऐसी कई सारी कैंडल की शेप बनती हैं। तो आप उसमें से कोई भी शेप ले सकते हो। ये एक कैंडल है, इसी तरह कैंडल से मिलके कई सारी शेप बनती हैं, देन उनके रिपिटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये हैमर बन गया, इसी तरीके से कई सारी कैंडल होती है, लाइक फुल बॉडी की भी कैंडल्स यहाँ पर बनाई जाती है। जैसे अगर मैं आपको बनाऊँ तो इस तरीके से ये फुल बॉडी कैंडल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बॉडी नहीं होती, वो वीक होती हैं, ऐसे बन जाती हैं, कोई कैंडल ऐसे बन जाती है, कोई कैंडल ऐसे बन जाती है, ठीक है? तो कोई कैंडल ऊपर-नीचे से दोनों सेम होती है, ऐसे बन जाती है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दीज़ आर जस्ट अब आपको समझ में आ गया कि कुछ हैं जिनमें वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं होते। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा होल्डिंग पावर रहेगी मार्केट के पास। और जितना वॉल्यूम खत्म हो जाएगा उतना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट ना होके उसे किसी अगली कैंडल के ऊपर डिपेंडेंसी लानी पड़ती है। यानी कि वो अकेले काम नहीं कर सकती और कैंडल कभी भी अकेले काम नहीं करती। बहुत कम केस होते हैं जिसमें कैंडल अकेले काम करे बट मोस्टली वो किसी न किसी नेक्स्ट कैंडल की उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं 2 सीपी मॉड्यूल। वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए होती है। 1 सीपी के बाद वी हैव द नेक्स्ट 2 सीपी कैंडल्स। ओके? यार ये ना थोड़ा मोटा हो गया है। इतना मोटा मैं नहीं हूँ। सो दिस इज़ द 2 सीपी मॉड्यूल। तो किस तरीके से ये यूज़ होता है? यहाँ पर वो कैंडल्स आती हैं जो बेसहारा होती हैं जिनको अपना ठीक है?
मूव अकेले नहीं लाया जाता, वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनमें विक नहीं होती या फिर जो ऊपर नीचे से सेम होती है। ऐसी कैंडल में हमें दूसरी कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ध्यान देना जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ ये नए तरीके से बता रहा हूँ, पुराना भूल जाओ। ना कोई एंगल्फिंग नथिंग। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ कैंडल जिनमें ऊपर और नीचे की विक लगभग-लगभग बराबर होती है, तो या तो हमें इसमें नीचे कैंडल चाहिए होती है या फिर हमें इसमें ऊपर कैंडल चाहिए होती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट पैटर्न। इसलिए तो मैं 1% बोल रहा हूँ इन सबको। नेक्स्ट होती है इसी तरीके से कि अगर यहाँ पर आपकी विक बन जाए ऐसी एंड देन लगभग-लगभग ऐसी हो, तो ऐसे केस में भी यू विल नीड एक्स्ट्रा कैंडल। या तो वो ऐसी हो सकती है अगर ये बेयरिश है या फिर वो ऐसी हो सकती है। ठीक है? दोनों मैंने अटैच कर दिया तो आप दोनों में से कोई भी एक कैंडल ले सकते हो। ठीक है? समझ आया? दैट इज़ द मेन थिंग। सो इन दोनों कैंडल्स में हमें इन दोनों पैटर्न्स में हमें नेक्स्ट कैंडल चाहिए होती है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि उसको कैसे यूज़ करेंगे। इन कैंडल में ये इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं। इनके साथ एंगल्फिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं स्ट्रैटेजी आगे बताऊँगा उनमें ये यूज़ होगी। ठीक है? कि इसलिए ये जो दोनों पैटर्न है, जस्ट रिमेंबर दिस। इसलिए मैं इनके कैंडल्स की बॉडी और शेप के अंदर ज़्यादा मैं घुसूँगा नहीं, क्योंकि कभी-कभी ये बन जाए तो वो ना बने तो मूव छूट जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये अगर ऐसी कैंडल है तो यहाँ हमें इनके कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है? एंड देन उसके बाद हम इन दोनों कैंडल्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। या तो ये नीचे अपोज़िट कोई भी कलर, या तो ऊपर या अपोज़िट कोई भी कलर, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके? या इसी तरीके से आपके बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो काम करते हैं। बट अभी मैं बता रहा हूँ दिस एंड दिस इज़ 1%। इग्नोर एवरी कैंडल जो ऐसी नहीं है आपके की लेवल पर। अब मैंने एक नया वर्ड यहाँ यूज़ किया है नए लोगों के लिए। ठीक है? सो यू विल जस्ट थिंक कि की लेवल पर। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जस्ट एग्ज़ाम्पल देखोगे? दिखाता हूँ। वी आर ऑन द चार्ट एंड चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक की लेवल यहाँ बना के दिखाता हूँ, उसपे हम लोग ऐसी ही कैंडल यूज़ करेंगे। ठीक है? सो जस्ट सी, ये मान लीजिए मैंने यहाँ ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है? या फिर ये मान लीजिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऐसी कैंडल कहाँ दिख रही है? जस्ट सी दिस, दिस, नथिंग और कुछ नहीं दिख रहा। मूव क्या आ रहा है? ये मैंने बस एक की लेवल बनाया। तो की लेवल पे हमें क्या देखना है? अभी ऊपर है तो हम लोग ठीक है, तो बेयरिश पैटर्न देखेंगे। अभी मैं बताऊँगा बेयरिश बुलिश का क्या मतलब है, और कोई भी पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है। ठीक है? सिंगल कैंडल, कोई एंगल्फिंग नहीं। अब जो मैं बताऊँगा उसमें एंगल्फिंग का कोई मैटर ही नहीं है, खत्म। सेकंड कैंडल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल्फिंग ली, आधा मूव हाथ से चला गया। ठीक है? तो फॉर दिस एंड नाउ द टारगेट लाइक ये आया एंड दिस मैंने यूज़ किया है, यहाँ से यहाँ तक का। देखो यहाँ तक मार्केट आई हुई है, यहीं से ऊपर गई है। सो वी हैव दिस, एक ये शॉर्ट है, जो थोड़ा-सा पैटर्न मार्केट ने दिया एंड देन एक ये शॉर्ट है लाइक दिस। सो यू कैन सी, तो जो ह्यूज रेशियोज़ हैं ये जनरली इससे नहीं। अब इसमें पीछे 11 रेशियो है, अगर इसमें 5 भी लॉस हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सही कैंडल निकल के आती है। ऐसे बीच में से कुछ भी यूज़ नहीं करना। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे की लेवल है, की लेवल हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। कभी-कभी हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसे कंसोलिडेशन भी मिलेगा, तो उसमें क्या है कि कई बार मल्टीपल एसएल भी होते हैं, बट इट्स ओके। वी नीड सम की लेवल फॉर दिस। ओके? आज का ऐसा टॉपिक इतना ही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से इन दोनों कैंडल्स को 1000 बार इसे देखो बने हुए चार्ट पे, 1000 बार इसे देखो बने हुए चार्ट पे। ठीक है? 1000 बार इसको देखो बने हुए चार्ट पे, 1000 बार इसको देखो बने हुए चार्ट पे।